तो चलो गाइस, आज शुरू करते हैं। सॉरी आज थोड़ा नेटवर्क इशू था इसके लिए। ठीक है, चलो। हम लोगों ने कल देखा था कि अलग अलग डेफिनेशंस किस प्रकार से थी। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स सीएमए के मॉड्यूल में से देखा था। वेल्थ डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की। ठीक है, उसके बाद में उसके क्रिटिसिज्म से अलग डेफिनेशन बनी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ही वाज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। एंड उसके बाद में उसने एडम स्मिथ की डेफिनेशन ये वेल्थ की डेफिनेशन थी, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ये वेलफेयर की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते थे कि ये एक अनकम्प्लीटेड साइंस है जहां पे वेलफेयर दिया नहीं गया है। इट प्योरली स्पीक्स ऑन वेल्थ, देयरफॉर इट शुड बी सॉरी वेलफेयर शुड बी दी proper objective to define the economics. Correct? So in this way प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? ठीक है, कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। डन। टू कैटेगरीज है, मटेरियल और इमटेरियल, दोनों के दोनों इंक्लूडेड है ये डेफिनेशन में। ठीक है, नॉर्मल साइंस है, उसके भी क्रिटिसिज्म्स थे। ठीक है, बिकॉज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते थे कि सिर्फ वेलफेयर इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। बिकॉज देखो, कोई भी एक कंट्री की इकोनॉमी में हर एक टाइप के गुड्स नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए गुड्स नहीं बनाए जाते। देर आर सर्टेन गुड्स विच डज नॉट लीड टू ह्यूमन वेलफेयर, बट दे आर गुड्स दैट आर यूज्ड इन अवर इकोनॉमी इन अ वाइड मैनर। जैसे कि हैबिचुअल गुड्स हो गए, सिगरेट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं थे। तो उसके क्रिटिसिज्म्स पे फिर रॉबिन्स ने, लियोनेल रॉबिन्स ने फिर अलग डेफिनेशन दी। ठीक है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में दी थी ये डेफिनेशन। ठीक है, economics is a science which deals with human behavior as a relationship between the ends and scars. ठीक है, this definition, लियोनेल रॉबिन्स की definition is also known as a scarcity definition. Scarcity definition के main points क्या क्या थे कि wants are unlimited, but to satisfy those wants, resources are limited. ठीक है, and these limited resources have alternate uses. ठीक है, जहां पे ऑल्टरनेटिव यूजेस है वहां पे चॉइसेस होगी, बहुत सारी चॉइसेस होगी, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। करेक्ट। उसके बाद में उसमें भी क्रिटिसिज्म्स थे। फिर उसके बाद में पॉल ए सैमुअलसन ने, ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन लाई। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन लाई? ग्रोथ की डेफिनेशन लाई, जहां पे प्रोफेसर सैमुअलसन क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948 में। ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो उसने एक डेफिनेशन दी, economics is a study of how men and society choose with or without use of money to employ the so scarce productive resources that would have alternative uses to produce various commodities over a time for distributing them for consumption now or in future among the various persons and group in the society. It analyzes the cost and benefits of improving pattern or resources. ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले तो इसने स्कार्सिटी की डेफिनेशन जो थी लियोनेल रॉबिन्स की, वो उसने एक्सेप्ट करी। ठीक है, लाइक द स्कार्सिटी डेफिनेशन इट आल्सो एक्सेप्ट्स द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, उसके बाद में द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द फ्यूचर। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक रिसोर्स है, ठीक है, जो लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्सेस है। सो वो बोल क्या रहा है कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डिस्कस करना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर इट इज एसेंशियल टू डिस्कस। ठीक है, it is essential to discuss that scarcity of these resources are not क्या बोलेंगे deliberately not confined to this present, related to सिर्फ present नहीं है, these are related to future also. It means he introduced the concept of time element. ठीक है, इसने यहाँ पे टाइम एलिमेंट का कंसेप्ट लाया, बिकॉज ही सेज ही कंपेयर्स दिस लिमिटेड रिसोर्सेज की सिर्फ ये प्रेजेंट के लिए एसेंशियल नहीं है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है इनकी स्कार्सिटी सिर्फ प्रेजेंट में होगी। ऑब्वियसली दिस शुड बी दिस discussion should be made on how these resources will be
allocated in the future itself. ठीक है. He also adopted a dynamic approach to the study of economics, considering economic growth as an integral part of economics. मतलब क्या कि चेंजिंग अप्रोच, डायनामिक मतलब क्या होता है कि चेंजिंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो ये जो तीनों की डेफिनेशन थी, चाहे वो ऑल्फ्रेड मार्शल हो, एडम स्मिथ हो, ठीक है, लियोनिड रॉबिन्स हो, ये तो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बात कर रहे थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ की डेफिनेशन लाई कि उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स ये सिर्फ डिफाइन नहीं होना चाहिए, और अगर ये डिफाइन भी हो रहा है तो दिस शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ विजुअलाइजेस अ कंट्रीज इकोनॉमी and therefore it will decide that country's economy is developed economy, developing economy, or underdeveloped economy. Correct? So therefore this should be an integral part of an economics. So this should be included in economics. Okay? This definition includes Marshall's welfare definition and Robbins scarcity definitions also. ठीक है. So therefore ये points से हम लोगों को क्या समझता है कि यहाँ पे welfare की definition भी है, ठीक है, और यहाँ पे स्कारसिटी की डेफिनेशन भी है. लेकिन स्कारसिटी के साथ में ही इन्होंने क्या ऐड किया, यहाँ पे टाइम लिमिट ऐड किया. ठीक है, टाइम एलिमेंट ऐड किया यहाँ पे. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो ये थे हमारे सारे के सारे डेफिनेशंस. ठीक है, आई होप आप लोग है ना नोटबुक में, सीएमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोटबुक में इसके जो समरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसकी एक समरी बनानी है, चारों के चारों डेफिनेशंस में क्या क्रिटिसिज्म्स थे और कैसे क्रिटिसिज्म्स को ओवरकम करके एक न्यू डेफिनेशन बनाई. ठीक है, मेन पॉइंट्स भी लिखोगे इसमें. डन. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम लोग फिर से सीए वाले मॉड्यूल में आ जाते हैं. ठीक है, चलो. यस, यहाँ पे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख ली थी. उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया था कि हाउ बिजनेस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, हाउ बिजनेस इज कंपेरेबल टू इकोनॉमिक्स, हाउ बिजनेस इज एन इसेंशियल पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. करेक्ट. अब हमको नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखना है. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को, ठीक है, इस पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे दो टर्म्स में. ठीक है, here is a microeconomics and next is the macroeconomics. ठीक है, ये हमने दोनों चीजें बचपन में पढ़ी हुई है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं फटाफट एग्जांपल्स देके, ठीक है, ये वाले टॉपिक को हम लोग आज खत्म कर देंगे. डन. सो इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. ठीक है, जो हम इसका बोलते हैं कि कितना ब्रॉडली ये डिवाइडेड है. ठीक है, इकोनॉमिक्स ये कितना ब्रॉडली डिवाइडेड है, ये सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो माइक्रो लेवल या फिर मैक्रो लेवल का इकोनॉमिक्स. बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू. ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. सीए वालों के लिए होमवर्क रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन. देखो आई नो ये बचपन में किया हुआ है, दैट मींस 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट स्टिल यू हैव टू राइट डाउन सम डिस्टिंक्शन पॉइंट्स. सबसे पहले तो है ना एक ध्यान में रखो कि कितने तुमको याद आ रहे हैं पॉइंट्स. ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन के कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को तुम लोग जॉट डाउन करो. ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, मॉड्यूल में देखो कि व्हाट आर दी distinguishable points between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is basically the study of different individual or organizations. यहाँ पे जो ये word है ना, इस पे सारा खेल है. ठीक है, माइक्रो का सारा खेल इस वर्ड पे. ठीक है, सो देयरफॉर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, विद इन इंडिविजुअल इकोनॉमिक सिस्टम हो, ठीक है, विद इन इंडिविजुअल फर्म हो, विद इन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो, इंडिविजुअल प्राइसेस हो. ठीक है, सबका सब ये इंडिविजुअल पे बात करता है. इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइंस हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, कंज्यूमर हो, फर्म हो, मेक डिसीजंस. ठीक है, here decisions taking is very important as to how to efficiently allocate their scarce resources. ठीक है, resources are scarce but it becomes very essential or it becomes very important to decide whether how
these scarce resources will be allocated in our individual firm, individual consumers. ठीक है, here the focus is on the small number. ठीक है, here the focus is on the small number of groups rather than all units combined. Then therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. ठीक है, so this is a narrower concept and macroeconomics is a wider concept. ठीक है, so microeconomics is a narrow concept and it is not a wider concept. ठीक है, we mainly study the following in microeconomics, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग का. ठीक है, सपोज हम लोगों की जो हमने उस दिन इंडस्ट्री बनाई थी, ठीक है, हम लोगों की इंडस्ट्री पिकल्स मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है, तो उस पिकल का कितने ग्राम का, सपोज अगर 50 ग्राम का हम लोगों ने एक पैकेजिंग बनाया, 100 ग्राम्स का पैकेजिंग बनाया, 250 ग्राम्स का पैकेजिंग बनाया, 500 ग्राम्स का पैकेजिंग बनाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ठीक है, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोफेशनल्स दैट आर यूज्ड, दैट आर CMAs. ठीक है, क्योंकि these are the ones that decide how what the product should be priced on a particular pricing level. वो फिर सबका सब डिमांड एनालिसिस होगा, सप्लाई एनालिसिस होगा, तुम्हारा कितना मार्केट डिमांड है, उसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. ठीक है, पिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस क्या क्या है. ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि हमारे प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल. ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्राइसेस ऑफ द लेबर्स डन, या फिर प्राइसेस ऑफ जो हमारे फिक्स चार्जेस है, जैसे कि हम लोग रेंट पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो वो तुम लोग कॉस्टिंग में सीखोगे. मे इट बी CS वाले हो, CMA वाले हो, CA वाले हो, तीनों के तीनों को कॉस्टिंग ये मेन चैप्टर है, या फिर अलग सा ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या, कि हाउ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज रिसोर्सेस, या फिर हाउ ही स्पेंड्स हिज मनी इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस भी देखेंगे. ठीक है, उसके बाद में है फैक्टर प्राइसिंग. ऑब्वियसली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, उसकी जो प्राइसिंग है, जैसे कि लैंड गेट्स रेंट, ठीक है, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट्स, तो उसका प्राइसिंग किस तरीके से होगा, ये सब भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं. उसके बाद में द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शंस ऑफ पीपल. यहाँ पे सिर्फ सेक्शंस ऑफ पीपल बोल रहे हैं. सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ डॉक्टर्स की बात की, तो ये यहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, दैट मीन्स इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. सो दिस इज ऑल्सो स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, उसके बाद में बिहेवियर ऑफ द फर्म्स. ऑब्वियसली फर्म का बिहेवियर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडस्ट्री है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, या फिर FMCG सेक्टर ले लो, बैंकिंग सेक्टर ले लो. दीज आर इंडिविजुअल सेक्टर्स, or these individual sectors combine together form an economic system. This is what is known as a particular country's economy. Correct? उसके बाद में है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ऑब्वियसली एनालिसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. देखो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज द ह्यूज, क्या बोलते हैं इसमें, एक है ना अलग सा हम लोग प्रोफेशन बना सकते हैं. इंडस्ट्री लोकेशन या फिर इंडस्ट्री मैनेजमेंट की ये बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज भी होते हैं. ठीक है, सो हाउ इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड, इन विच एरिया इट शुड बी लोकेटेड, एंड ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो. ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा हो. आप लोगों को एक स्टोरी, या फिर आप लोगों ने किसी बाहर के एनवायरनमेंट से सुना होगा, या फिर ये कभी आपके कान में पड़ा होगा कि नासिक में सिन्नर, आपको सब लोगों को पता है. ठीक है, नासिक में सिन्नर में नैनो का प्लांट आने वाला था. ठीक है, टाटा नैनो. अगर नैनो का प्लांट आ जाता तो नासिक के नियरली 38%, 35 to 38% पॉपुलेशन को वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती. लेकिन ड्यू टू द क्या बोलते हैं, खराब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, बहुत ही बोगस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना सिन्नर का जो एरिया है हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज द वर्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो वहां के पॉलिटिशियंस ने, या फिर जो वहां के जो लोकलाइट्स है, ठीक है, उन्होंने ये इंडस्ट्री को वहां पे आने नहीं दिया. इसके लिए इंडस्ट्री आई गेस गुजरात में गई. ठीक है, मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट ये कुछ कहानी थी ऐसे. So therefore location of industry, identifying the location of industry becomes very much essential for any company to grow. ठीक है, this was what was included in the microeconomics. ठीक है,
उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल, ठीक है। देखो वहां पे इंडिविजुअल यूनिट्स थे, यहाँ पे ओवरऑल यूनिट्स है, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। इट स्टडीज इकोनॉमिक्स एज ए होल rather than its individual parts. Accordingly, in macroeconomics we study the behavior of the larger economic aggregates, ठीक है। याद है क्या, देखो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, करेक्ट। फिर आप लोगों को आपके टीचर ने फिर रट्टा मारी थी वो डेफिनेशन, केनेथ ई बोल्डिंग। According to Kenneth E. Boulding, microeconomics is a study of individual firms, individual consumers, individual prices, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है। एंड फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसे पढ़ी थी हमने, अकॉर्डिंग टू केनेथ ई बोल्डिंग, ठीक है। बोल्डिंग की डेफिनेशन थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ नॉट इंडिविजुअल बट इट डील्स विथ इकोनॉमी एज अ होल, not individual prices but a general price level, not individual income but the national income, not individual product or output but the national output, correct। in this way हम लोगों ने वो डेफिनेशन रट्टा मार ली थी, बट अभी हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। सो हमको अभी इसके कंपोनेंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लेट अस सी व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्जैक्टली अबाउट, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या कि बड़ी लेवल पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट ऑब्वियसली, ठीक है। टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे, इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात नहीं करेंगे। कितनी टोटल सेविंग से कितने इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। एग्रीगेट्स, हम लोग सिर्फ एग्रीगेट्स की बात करेंगे, ठीक है। इट एनालाइसेस द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द फर्म्स, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स मेक डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग याद करेंगे कि हाउ गवर्नमेंट एंड households make decisions, okay। However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by millions of different consumers and products, ठीक है। a few areas that come under macroeconomics are, ठीक है। देखो यहाँ पे fewer areas है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, यस। द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। उसके बाद में है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है हियर। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस व्हाट कि सपोज हम लोगों ने इंटरनेशनल कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने किससे किससे लोन लिया है, हम लोगों ने मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, 1 रुपए का वैल्यूएशन कितना है, 72 रुपीज, 72.60, 72.55। अ पॉइंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ रुपीज मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 रुपए की बात चल रही है, ठीक है। हमारी कंट्री कितनी है, बिलियन इकोनॉमी की कंट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे अब 0.5 का भी डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट में कितने सेविंग्स से कितने इन्वेस्टमेंट से वो देखेंगे। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि कितना हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद में हमारा ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। देखो अभी मैं ना ग्रुप पे शेयर करूंगा कि हमारा ग्रोथ रेट कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, पिछले के पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में कितना हुआ, ठीक है। मैं सारा का सारा डेटा वो ग्रुप पे डालता हूँ। दिस इज नोन एज अ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। दिस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has also got an important role to play, ठीक है। सी जैसे कि बिजनेस का जो इकोनॉमिक्स होता है वो बेसिकली डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वो जो यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, डिमांड और सप्लाई साइड हो गया, मार्केट साइड हो गया, ठीक है। ये तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखो गवर्नमेंट की आए दिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती आती है, ठीक है। डायनेमिक चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ बिजनेस, ठीक है। कोई भी बिजनेस की पॉलिसीज भी उस प्रकार से बनती है जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज गवर्नमेंट ने आज कुछ रेट
अगर सपोज बैंक के जो रेट्स है वो हायर कर दिए, तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट इनडायरेक्टली, इट विल इफेक्ट द बिजनेसेस, बिकॉज जो बिजनेसेस ने लोन्स लिए होंगे या फिर जो बिजनेसेस प्लान कर रहे हैं लोन लेने के लिए, सो दे विल बी सफरिंग बिकॉज ऑफ हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. So therefore macroeconomic analysis also becomes very important to play in the important role to play in the business economics, ठीक है. Macroeconomic analysis the background of economic conditions in an economy which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decisions, ठीक है. Business firm needs a thorough understanding of the macroeconomic environment in which they have a function, correct. अगर सपोज हम लोगों को अगर इंडिया की डिमांड आज अगर हमको पता करनी है, तो वी विल बी एनालाइजिंग अ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करके हमको कुछ नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, अभी जो मैंने एग्जांपल दे दिए, ठीक है, will be useful for the business economist in framing suitable policies. Moreover, a long run trend in the business world are determined by prevailing macroeconomic factors, ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है वो डिपेंडेंट होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हो गए, ये जितने भी सारे फैक्टर्स थे, ठीक है, ये जितने सारे फैक्टर्स थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से लॉन्ग रन ट्रेंड के हमको, अगर सपोज हमको सी बेसिकली जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन यही या फिर इवेंचुअली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. इसका मतलब क्या कि आने वाले 5 सालों में व्हाट आर योर प्लान्स, आप लोग क्या विजन रखते हो. तो ये विजन कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है. Having understood the meaning of micro and macroeconomics, we shall examine the nature of business economics, ठीक है. चलो, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है. कल हम शुरू करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से, ठीक है. उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिएक्टिंग टू इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है. और हम लोग या फिर कंपैरिजन करेंगे कि हाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है. यहाँ पे हम लोग अलग अलग थियरीज देखेंगे, ठीक है, कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है. तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. सॉरी बिकॉज आज थोड़ा सा इनकन्वीनियंस था, नेटवर्क इश्यूज थे, सो इसके लिए मैं आज क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. आई होप आप सबको ये मेरा नंबर मिल गया होगा, ये वाले लिंक में ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ. होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, ओके. और कोई भी डाउट हो सीधा मुझे डायरेक्टली मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है. चलो, बाय गाइस, टेक केयर.